This time, Gau Rakshak struck in Alwar in Rajasthan. A 50-year-old man was thrashed to death in broad daylight along with a group of others by a vigilante mob on suspicion that they were smuggling cows. इस तरह की न्यूज़ तो आप रोज़ाना सुनते ही होंगे। काऊ विजिलेंटीज ने किसी को बेरहमी से मार डाला अपने शक के बेसिस पर, या फिर किसी को इतनी बुरी तरह मारा कि वो हैंडीकैप हो गया। अपने आप को गायों के रक्षक कहने वाले ये सो कॉल्ड सोशल वर्कर्स क्या कभी डेयरी फार्म्स जाते होंगे? आपको क्या लगता है? नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि हम डेयरीज की बात क्यों करने लगे? वेल, आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि इंडिया की डेयरीज में काउज और बफलोस को किस तरह से ट्रीट करा जाता है। और आई एम श्योर कि इस वीडियो के एंड तक आप लोगों का भी सवाल यही होगा कि ये लोग जो अपने आप को सच्चे गौ भक्त कहते हैं, वो अगर इतने ही सच्चे गौ भक्त हैं तो वो इन डेयरीज में क्यों नहीं जाते और वहाँ की सिचुएशन और सिनेरियोज पर जाकर एक्शन क्यों नहीं लेते। चलिए तो वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। 2017 में एनिमल इक्वालिटी नाम के एक एनजीओ ने इंडिया में एक एक्सटेंसिव अंडरकवर इन्वेस्टिगेशन करी, जिसमें देश भर के 107 डेयरी फार्म्स, 11 कैटल मार्केट्स, 8 स्लॉटर हाउसेज, 7 मीट मार्केट्स, 5 टैनरीज और 2 सीमन कलेक्शन सेंटर्स मौजूद थे। इस इन्वेस्टिगेशन से ये पता लगाया जाना था कि इंडिया की डेयरीज में काउज और बफलोस के साथ किस तरह का ट्रीटमेंट करा जाता है, क्या उन्हें अब्यूज तो नहीं करा जाता। पर इस इन्वेस्टिगेशन से जो रिजल्ट सामने निकल कर आए वो बहुत ज्यादा शॉकिंग और साथ ही में डिस्टर्बिंग थे। पहली बात जो देश भर के इन सभी डेयरी फार्म्स में सामने निकल कर आई वो थी पुअर लिविंग कंडीशंस फॉर द कैटल। मैक्सिमम डेयरीज ऐसी थी जहां पर इन कैटल को एक्सट्रीमली अनहाइजीनिक और डर्टी शेड्स में रखा जाता है। इसके अलावा उन्हें अपने ही मरे हुए न्यूबॉर्न काव्स के साथ भी रखा जाता है, जिनकी बॉडीज हफ्तों तक रॉट होती रहती है। ये सिचुएशन इन्फेक्शन फैलने के लिए एकदम परफेक्ट है और साथ ही में यह प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इनह्यूमेन भी है। इन इन्फेक्शन का असर सिर्फ डेयरी एनिमल्स पर ही नहीं पर उनके दूध पर भी पड़ता है, जिसे एट द एंड हम लोग ही कंज्यूम करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस ये भी देखा गया कि इन डेयरी एनिमल्स को बहुत छोटी छोटी चेन से बांध कर रखा जाता है, जो इतनी छोटी होती हैं कि ये एनिमल्स हिल तक नहीं पाते और इसी कारण ये अपनी ही फीसेस और यूरिन में रहने को मजबूर हो जाते हैं, जिसके कारण एट द एंड ये बीमार पड़ते हैं और इनका इलाज करने वाला कोई नहीं होता। सेकेंडली ये देखा गया कि ज़्यादातर डेयरी फार्म्स में एक्सपीरियंस वेटरन्स की बहुत ज़्यादा कमी है, जिसकी वजह से यहाँ डेयरी ओनर्स अपनी बीमार कैटल को अनप्रिस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक्स दे देते हैं। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन नाम की एंटीबायोटिक कॉमनली हर डेयरी में पाई गई, जिसकी वजह से जो कैटल होती है इनके इन्फेक्शन तो ट्रीट हो जाते हैं पर उनके मिल्क में इस एंटीबायोटिक का रेजिड्यू आ जाता है, जिसको जब लोग कंज्यूम करते हैं तो उन्हें फूड पॉइजनिंग और एलर्जिक रिएक्शंस जैसी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। न्यूबॉर्न काव्स को पैदा होते ही उनकी मदर से अलग कर दिया जाता है और उन्हें अपनी मदर का मिल्क भी पीने नहीं दिया जाता। ये मिल्क उनके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है, पर जो डेयरी ओनर्स होते हैं उन्हें तो सिर्फ प्रॉफिट कमाना है, उन्हें इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं और इसी कारण इन्हें अलग तो कर ही दिया जाता है, पर उसके बाद भी इन बछड़ों को पाउडर का दूध पिलाया जाता है, जो इन्हें उल्टा बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। इसी कारण इनमें से जो ज़्यादातर काव्स होते हैं वो एक हफ्ते के अंदर अंदर ही दम तोड़ देते हैं और जो काव्स नहीं मरते और सरवाइव कर जाते हैं उन्हें पहले तो जेंडर के बेसिस पे डिवाइड कर लिया जाता है और उसके बाद जो फीमेल काव्स होते हैं उन्हें मिल्किंग पर्पसेस के लिए यूज़ करा जाता है, फार्म करा जाता है और जो मेल काव्स होते हैं उन्हें या तो ऐसे ही सड़कों पर छोड़ दिया जाता है या फिर स्लॉटर हाउसेज और या फिर मीट मार्केट्स में बेच दिया जाता है। अब जो इन न्यूबॉर्न काव्स की मदर होती है उनको ना सिर्फ फिजिकली टॉर्चर करा जाता है पर उन्हें मेंटली भी बहुत ज़्यादा टॉर्चर करा जाता है उनका बच्चा उनसे छीनकर, और इसी वजह से वो अपना मिल्क सेक्रीट नहीं करती क्योंकि वो उसे विदहोल्ड करना चाहती है अपने बच्चों के लिए। पर इस प्रॉब्लम का भी सल्यूशन डेयरी फार्म से बहुत चालाकी से और बहुत क्रूएल्टी से निकाल लिया गया है। डेयरी ओनर्स मरे हुए काव्स की बॉडीज को भूसे से स्टफ कर लेते हैं और उसके बाद मदर की मिल्किंग ग्लैंड्स पर लगाते हैं, जिसकी वजह से मदर को लगता है कि उनका बच्चा उनका दूध पी रहा है और वो अपना दूध रिलीज कर देती हैं। पर तुरंत ही डेयरी ओनर्स नीचे बाल्टी लगाकर इस दूध को स्टोर कर लेते हैं हम लोगों के पीने के लिए। जिन डेयरी फार्म्स में ये न्यूबॉर्न काव्स मरते नहीं और सरवाइव कर जाते हैं वहां पर भी प्रोसेस तो सेम ही रहता है।
पर इन न्यूबॉर्न काव्स को सिर्फ यूज करा जाता है उनकी मदर का मिल्क सेक्रीट करवाने के लिए, और उसके बाद उनको एकदम हटाकर नीचे बाल्टी लगाकर इस दूध को स्टोर कर लिया जाता है आपके लिए और हमारे लिए जो इसको कंज्यूम करते हैं। एक मेजर चीज जो इस इन्वेस्टिगेशन में सामने निकल कर आई वो थी कि डेयरी ओनर्स अपनी कैटल का मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए उन्हें ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन देते हैं। उनका ऐसा बिलीव होता है कि ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन देने से उनकी कैटल का मिल्क प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, बट असल में उससे सिर्फ मिल्किंग का फ्लो और स्पीड बढ़ती है और इसके अलावा इससे कोई फायदा नहीं होता, बल्कि इससे कैटल को बहुत हार्म होता है। हर बार जब एक काव या बफलो को ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दिया जाता है उसे लेबर पेन जितना ट्रॉमा फेस करना पड़ता है, और बार बार और जब हफ्ते में हर दिन ही ऐसे इंजेक्शन कैटल को दिए जाने लगे तो उसका रिप्रोडक्शन सिस्टम बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट होता है और उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बिल्कुल कम हो जाती है। ऑक्सीटोसिन का डेयरी एनिमल्स पर यूज इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 के जरिए, पर फिर भी इसका यूज थ्रू आउट इंडिया होता है हर डेयरी फार्म में, और इसे ओवर द काउंटर खरीदा और बेचा जाता है, और इसे मिठाई के डब्बों में बेचा जाता है जिसमें 50 इंजेक्शन होते हैं और ये सिर्फ 100 रुपए में ही मिल जाते हैं। ऑक्सीटोसिन से न सिर्फ कैटल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होती है, बट जो लोग कंज्यूम करते हैं इस तरह का दूध जिसमें ऑक्सीटोसिन की मात्रा होती है उसे पीकर लोगों को हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी हो जाते हैं। कई मॉडर्न डेयरी फार्म्स में मिल्किंग पर्पसेस के लिए पंपिंग मशीन्स का यूज होता है जो कि बहुत ज़्यादा पेनफुल होती हैं इन एनिमल्स के लिए, क्योंकि अक्सर ही ये डेयरी ओनर्स इन पंपिंग मशीन्स को ऑन छोड़ देते हैं और ये बहुत देर तक उनकी मिल्किंग ग्लैंड्स को सक करती रहती हैं, जिसकी वजह से इन एनिमल्स को बहुत ज़्यादा दर्द का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक फीमेल तभी मिल्क करती है जब वो प्रेग्नेंट होती है या वो रिप्रोड्यूस कर चुकी होती है। इसी वजह से इन एनिमल्स को आर्टिफिशियली रिप्रोड्यूस करवाया जाता है हर साल इन्हें सीमन से इंजेक्ट करके, और इस सीमन को जो डेयरी ओनर्स होते हैं वो अपने हाथों के जरिए इन एनिमल्स के यूट्रस में इंसर्ट करते हैं, और ये प्रोसेस इतना डिस्गस्टिंग है कि हम आपको दिखा तक नहीं सकते। अब जो ये सीमन होता है इसे आर्टिफिशियली कलेक्ट करा जाता है बुल्स को दूसरे डमी बुल्स के साथ मेट करवा के, और उसके बाद इस सीमन को कलेक्ट करके इन एनिमल्स के यूट्रस में इंसर्ट करा जाता है, जहां अपनी नेचुरल हैबिटेट में ये एनिमल्स 15 से 20 साल की उम्र आसानी से जी लेते हैं। वहीं इतने ट्रॉमा, अब्यूजेस और क्रूअल प्रैक्टिसेस से गुजरने के बाद इन एनिमल्स की लाइफ सिर्फ 4 से 5 साल तक की ही रह जाती है, और जब ये दूध नहीं दे पाते तब इन गायों और भैंसों को सड़कों पर छोड़ दिया जाता है ऐसे ही भटकने के लिए, और वहाँ इनके आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, ये इंजर होते हैं और ये कूड़ा खाने के लिए मजबूर हो जाते हैं, और जब ये दूध नहीं दे पाते तो कई बार तो ये डेयरी ओनर्स इन्हें स्लॉटर हाउसेज में भी बेच देते हैं। तो दोस्तों, ये है असली सिचुएशन इंडिया में काउज और बफलोज की। अगर आज की डेट में हम में से कुछ लोग चिल्ला कर गौ रक्षक बन रहे हैं या फिर अपनी पॉलिटिकल इमेजेस चमकाने के लिए गौ माता के सच्चे भक्त बन रहे हैं, तो उनसे बड़ा आज की डेट में कोई भी हिपोक्रेट और इग्नोरेंट इस देश में नहीं होगा, क्योंकि उन्हीं की नाकों के नीचे ये सब हो रहा है। हमने अभी आपको सिर्फ डेयरी सेक्टर के ही इवज बताए, और इतना ही सुनकर आई एम श्योर कि मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी फुल ऑफ सो मच एंगर एंड रेज फॉर दीज डेयरी ओनर्स एंड पिटी फॉर दीज इनोसेंट एनिमल्स। बट अगर हम आपको और सेक्टर्स के जहाँ पर इन डेयरी एनिमल्स का यूज़ करा जाता है उनके ईवल्स बताने लगे तो आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा और शायद आप सुन तक नहीं पाएंगे, देखना तो दूर की बात। बस जल्दी से आपको स्लॉटर हाउसेज की कहानी और बता देते हैं। अब जो ये स्लॉटर हाउसेज होते हैं वहाँ पर ये वर्कर्स एक क्लीन हिट में ये काउज और बफलोज को नहीं मार पाते, और इसी वजह से बार बार उन्हें हिट करा जाता है, और ये सब लाइन में खड़े बाकी के एनिमल्स देख रहे होते हैं, और जब वो रेजिस्ट करते हैं तो ये वर्कर्स उन्हें ज़बरदस्ती खींचकर बांधते हैं और उसके बाद बारी बारी से उन्हें भी स्लॉटर करते हैं। ये प्रोसेस बहुत ही वाहियात, इनह्यूमन और डिस्गस्टिंग है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। हालांकि कई जगह और कई स्टेट्स में गवर्नमेंट्स ने ऐसे इलीगल स्लॉटर हाउसेज बैन कर दिए हैं, पर फिर भी कई जगह ऐसे इलीगल स्लॉटर हाउसेज आज भी चल रहे हैं जहां ऐसी क्रूअल प्रैक्टिसेस अंजाम दी जाती हैं, और ये डायरेक्ट वायलेशन है प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 का। We all know that India is the highest milk producer in the world with almost 187 million tons produced every year. But if this milk comes at a cost where we have to sell our humanity, abuse dairy animals whom as a religion we worship,
and also go for maximizing profits only. Personally, I don't think that this number really matters. So guys, what do you think about this? Let me know in the comments below. And if you like our videos and want more exciting videos in the future from the Trust, so please consider subscribing and pressing the notification bell also. So guys, this is Utkarsh signing off for today. Meet you in the next video. Until then, tata, bye bye.